बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रियल एनालिसिस 2 का आज थर्ड लेक्चर है और मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर नोमान खालिद। आज हम रीमन स्टल्जिस इंटीग्रल को डिफाइन करेंगे और ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि रीमन स्टल्जिस इंटीग्रल और रीमान इंटीग्रल जो है इनमें क्या चीज़ जो है वो डिफरेंट है और क्या चीज़ जो है वो इनके अंदर मुश्तरक है। तो हम अपने स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँगा। लेक्चर नंबर 3 है आज, रीमन स्टल्जिस इंटीग्रल की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ जनरलाइजेशन ऑफ द रीमन इंटीग्रल। लेट अल्फा एक्स बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए कॉमा बी। यहाँ पे एक अल्फा एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन से मुराद ये है कि जब हम x की वैल्यूज इसके अंदर छोटी पुट करेंगे तो उसका आंसर जो होगा वो छोटा होगा। उसके मुकाबले में जब हम x की जगह पे बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर भी बड़ा आएगा। यानी जो हम इंटरवल में इस तरफ से हम इंटरवल के अंदर दूसरी तरफ की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर जो होगा वो छोटे से बड़ा आएगा। फर्ज करें कि मैं कहता हूं कि आपको एक समझाने के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन की एग्जांपल मैं देता हूं कि से हमारे पास जो है वो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे कि और इसके अंदर हम इंटरवल हम हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो 1 और 2 है। तो अगर हम इसमें फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 पे फाइंड करते हैं तो आप देखें कि 1 के ऊपर इसका आंसर जो है वो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। और अगर हम इसके बाद जो है वो 2 पे ही चले करते हैं, 2 पे अब देखें तो बड़ी नंबर है, ये इसके मुकाबले में बड़ा नंबर है, लेकिन उसका अगर आप देखें तो आंसर भी बड़ा ही आएगा। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमें उसने ये कहा है कि ये अल्फा जो है वो इस तरह से एक इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली फंक्शन है। ये इसकी कंडीशन है जो हम इस्तेमाल करेंगे रीमन स्टल्जिस इंटीग्रल के अंदर। अल्फा ए एंड अल्फा बी बीइंग फाइनाइट। अल्फा ए और अल्फा बी जो है ये फाइनाइट है। इट जैसे जैसे मैंने आपको आंसर बताया इसका 1 और 4 आया। इट फॉलोज दैट अल्फा एक्स इज अ बाउंडेड ऑन ए कॉमा बी। तो ये जो अल्फा एक्स है यानी इस फंक्शन की वैल्यूज जो अल्फा की हैं उस पूरे इंटरवल के अंदर ये एक बाउंडेड फंक्शन होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच पार्टीशन पी ऑन ए कॉमा बी वी राइट तो डेल्टा अल्फा आई इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1। तो अब आप जरा डिफरेंस देखिएगा कि वहां पे हम जो डिफरेंस लेते थे वो ये था कि हम यहाँ पे एक इंटरवल लेते थे, उस इंटरवल में एक पॉइंट जो था वो यही था एक्स आई माइनस 1, एक्स आई माइनस 1, और एक पॉइंट था जिसको हमने कहा था एक्स आई। तो हम क्या कहते थे कि डेल्टा एक्स आई क्या है? डेल्टा एक्स आई जो है वो इनका डिफरेंस है ith इंटरवल में जो इंटरवल के पॉइंट्स है, यानी एक्स आई में से माइनस करेंगे एक्स आई माइनस 1, यानी आप नेक्स्ट जो वैल्यू है इस इंटरवल की उसमें से प्रीवियस वाली आई माइनस 1 सॉरी 1, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो डेल्टा एक्स आई आएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, स्टल्जिस में क्या है कि अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमने वैल्यू लेनी है अल्फा, उस फंक्शनल वैल्यू लेनी है एक्स आई माइनस 1, एक्स आई माइनस 1 पे अल्फा की वैल्यू लेनी है क्या आती है, और यहाँ पे अल्फा जो है उसकी वैल्यू हमने लेनी है इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स आई, ये क्या आती है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जाहिर है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका आंसर बड़ा होगा और इसका आंसर छोटा होगा। जब बड़े में से आप छोटा माइनस करेंगे तो हमारे पास जो उनका जो डिफरेंस आएगा वो कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा, और इस डिफरेंस को क्या हम लिखेंगे, डेल्टा अल्फा आई। अब जरा नोट करें कि फर्क क्या है, जब हम x का डिफरेंस ले रहे हैं तो तब उनके अंदर जो है वो आ रहा है डेल्टा एक्स आई, और जब हम अल्फा का डिफरेंस ले रहे हैं, लेकिन अल्फा तो एक फंक्शन है तो वो किन पॉइंट्स के ऊपर, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर, तो वो डेल्टा अल्फा आई होगा जो कि अल्फा, इसको हम अल्फा आई माइनस 1 भी कह सकते हैं, लेकिन मतलब तो वही होगा
डेल्टा अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1। ये बात याद रखिएगा कि डेल्टा अल्फा आई असल में ये और ये डेल्टा अल्फा ऑफ एक्स आई ये एक ही बात है, यानी इसकी नोटेशन है, अल्फा के साथ सबस्क्रिप्ट जो है वो लगा सकते हैं हम। तो ये इनका डिफरेंस है, वेयर डिफरेंस वैल्यूज आर एट। तो इट मीन फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे उन पॉइंट्स के इंटरवल के पॉइंट्स का डिफरेंस चलता है डेल्टा में, और यहाँ पे इनके अंदर जो है ये चलेगा। उसके बाद जो है वो हमारे पास देखें अल्फा एक्स इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये तो मैंने बता दिया कि ये ऊपर भी दिया हुआ है कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो इसका जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, ये भी मैंने बता दिया कि ये वाले नंबर बड़ा होगा और ये छोटा होगा। जब इनका डिफरेंस लेंगे तो वो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बात भी याद रखेंगे। लेट एफ बी अ रियल फंक्शन विच इज बाउंडेड ऑन ए कॉमा बी। अब हमारे पास कोई फंक्शन है एफ, वही जिस तरह से हमने पहले एफ लिया था और उसका ग्राफ बनाया था, इस तरह यहाँ पे भी कोई फंक्शन एफ है और ए कॉमा बी के ऊपर जो है वो डिफाइंड है और बाउंडेड है वो फंक्शन। पुट अब जरा थोड़ा सा इसमें चेंज देखिएगा कि जब हमने अपर सम लिया था वहां पे तो हमने लिखा था यूपीएफ, लेकिन अब यूपीएफ के बाद कॉमा अल्फा, यानी एक और इंक्रीजिंग फंक्शन इसके अंदर है जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यूज हम ले रहे हैं। तो ये अल्फा साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आई और डेल्टा वहां पे एक्स आई था, अब अल्फा आई। यानी आप समझ लें कि एक तो ये चेंज आई कि इसके अंदर जो अपर और लोअर बाउंड होगी उसमें ये अल्फा जो है ये साथ में एक्स्ट्रा लिखा जाएगा, और दूसरा एक्स की जगह पे अल्फा रिमूव हो जाएगा। जब हम एक्स है तो उसकी जगह अल्फा आ जाएगा। यानी अगर हम थ्योरम्स भी कर रहे हैं जब स्टल्जीज के, तो उसकी स्टेटमेंट के अंदर ये अपर और लोअर सम में ये होगा, और फंक्शन भी अभी अभी हम देखते हैं कि इंटीग्रल वो एफ ऑफ एक्स डी एक्स था, तो यहाँ पे आएगा एफ डी अल्फा। वेयर एम आई और देयर यूजुअल मीनिंग, यूजुअल मीनिंग से मराद ये कि ये सुप्रीमम और इन्फीमम है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। अब डिफाइन करेंगे, आप देखेंगे कि हम इसका डिफाइन करेंगे अपर और इसका डिफाइन करेंगे अपर और लोअर इंटीग्रल। तो देखिएगा अब ये है पहले अपर इंटीग्रल है ए टू बी बार एफ डी अल्फा। अब जरा देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज है, वहां पे हमारा जो था वो था ए टू बी बार, जो रीमन इंटीग्रल था उसमें था एफ ऑफ एक्स, यानी एफ फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स और डी एक्स था। अब यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एफ ऑफ अल्फा। तो एफ ऑफ अल्फा से हम एफ ही कह देंगे, एफ और डी अल्फा, तो एफ डी अल्फा जो है वो आ जाएगा। इन्फीमम होगी, वहां पे भी इन्फीमम थी यूपीएफ अल्फा की। और इसी तरह से लोअर इंटीग्रल क्या होता है, वो लोअर सम की सुप्रीमम होती है, एलपीएफ की सुप्रीमम होगी, तो ये इसके अंदर जो है वो लोअर इंटीग्रल आएगा। बिल्कुल वैसे ही रीमन इंटीग्रल की तरह यहाँ पे भी हम देखेंगे कि अगर दोनों ये इक्वल आते हैं तो ये फिर रीमन स्टल्जीज इंटीग्रल होंगे। वेयर द इन्फीमम सुप्रीमम आर टेकन ओवर all partitions of a comma b, ये सारी partitions के लिए। if a to b bar f d alpha equal होगा a underscore जो इसके b f d alpha, तो we denote their common value by a to b f d alpha। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो फिर हम इनको सिंपल a to b f d alpha लिखेंगे, या a to b f x d alpha x। ये जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये a to b f function of x है, d alpha of x। This is the Riemann-Stulgy's integral, or simply the Stulgy's integral of f with respect to alpha over a comma b. If a comma b f d alpha exists, अगर ये exist करता है, we say that f is integrable with respect to alpha. वो वहां पे होता था कि अगर ये exist करता है तो हम कहते हैं f is integrable with respect to x, लेकिन यहाँ पे ये monotonically increasing function alpha के लिहाज से बात हो रही है। In the Riemann sense, and we write f belongs to r alpha, यानी अगर ये रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन है सारे, तो फिर हम उसको कहते हैं कि f belongs to r alpha। r alpha का मतलब है रीमन स्टल्जीज इंटीग्रेबल फंक्शंस। यहाँ पे अब इसमें कुछ नोट है, इंपॉर्टेंट बातें हैं कि the Riemann integral is a special case of Riemann Stulgy's integral। हमने ऊपर डिस्कस किया है कि या तो हम ये कह सकते हैं कि रीमन इंटीग्रल जो है उसकी जनरलाइजेशन स्टल्जीज है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये स्पेशल केस होता है रीमन इंटीग्रल व्हेन वी टेक अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर हम अल्फा एक्स की जगह एक्स ले लें तो वही पॉइंट, तो अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लें तो इसका मतलब है
कि ये रीमन इंटीग्रल बन जाएगा स्टल्जिस इंटीग्रल, यानी फंक्शनल वैल्यू भी वही हो जो इंटरवल की पॉइंट के ऊपर वैल्यू है। द इंटीग्रल डिपेंड्स अपॉन एफ अल्फा ए एंड बी बट नॉट ऑन वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यानी इंटीग्रल जो है ये डिपेंड करता है, इनके ऊपर डिपेंड करता है, वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता। We can omit the variable and prefer to write a to b f d alpha। तो इसलिए हम omit कर देंगे वेरिएबल जो भी होगा फंक्शन instead of this, इसकी बजाय हम वो लिख सकते हैं। In the following discussion f will be assumed to be real and bounded। तो ये इसके अंदर जो है वो ये भी हमें कि f जो है रियल और बाउंडेड होगा एंड अल्फा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये शुरू में डेफिनेशन में हमने देखा था कि फंक्शन जो है वो रियल और बाउंडेड होना चाहिए और अल्फा जो है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा a कोमा b पे। अब एक दो और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि हम अभी इसमें अभी डिस्कस करेंगे। दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, एक तो है कि रिफाइनमेंट क्या होती है पार्टीशन की, और एक हम कॉमन रिफाइनमेंट जो है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफाइनमेंट जो है वो हम देखेंगे। जैसे कि नाम से जाहिर है कि हम रिफाइनमेंट उस चीज को कहते हैं जिसमें पहले से ज्यादा जो है वो अच्छा हमें जो है वो रिजल्ट मिले, तो हम उसको कहते हैं कि ये रिफाइनमेंट है। यानी जिसमें कह लें कि एरर जो है वो रिड्यूस हो, उसको हम रिफाइनमेंट कहते हैं। किसी भी चीज की रिफाइनमेंट, रिफाइंड फॉर्म हम उसी को कहते हैं जो बेहतर हो। तो रिफाइनमेंट से क्या मुराद है, तो यहाँ पे पार्टीशन की रिफाइनमेंट की जिक्र हो रहा है। तो यहाँ ये है कि लेट पी एंड पी स्टार बी टू पार्टीशंस ऑफ द इंटरवल a कॉमा b सच दैट p इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ p स्टार। यानी हमारे पास दो पार्टीशंस हैं, तो हमने कहा कि उन दो पार्टीशंस जो है वो एक का नाम p है और एक का नाम p स्टार है। दैट इज एवरी पॉइंट ऑफ p इज अ पॉइंट ऑफ p स्टार। तो हर पॉइंट जो p का है वो p स्टार का भी पॉइंट जो है वो होगा। देन p स्टार इज सेड टू बी रिफाइनमेंट ऑफ p। तो तब हम p स्टार को जो है वो रिफाइनमेंट हम इसकी जो है वो कहेंगे। मैं अब आपको थोड़ा सा इसको इंटरवल बना के जो है वो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि क्या है मसलन ये देखो कि आप हमारे पास ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, इस इंटरवल की यहाँ से लेकर यहाँ तक ये a कोमा b इंटरवल है। ये a कोमा b, पहले मैं p पार्टीशन जो है वो यहाँ पे लेने लगा हूँ, p पार्टीशन। फर्ज करें कि ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास एक पॉइंट है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये मैंने पार्टीशंस ले ली हैं। ये पार्टीशन जो ये वाली हैं इसको हम x0 कहेंगे, ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3, इस तरह 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारे पास जो है ये समझ लें कि 0, और ये पार्टीशन है, यानी ये एक इंटरवल है, दूसरा इंटरवल ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये और सातवां ये। रिफाइनमेंट ये है कि हम इसके अंदर कोई मजीद पॉइंट्स ले लेते हैं। फर्ज करें मैं एक ही पॉइंट और लेता हूँ, ये वाला, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, जरा ब्राइट नजर आ जाए, ये ले लेते हैं। ये फर्ज करें कि ये मैंने एक इसके अंदर पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिया। तो अब आप देखें कि हमने ये कहा था कि P और P स्टार दोनों पार्टीशन है। तो आप देखें इसमें जो सब इंटरवल बन रहे थे वो 1 2 3 4 5, इसके अंदर जो पुरानी हमारे पास जो है वो पार्टीशन थी, तो उसमें 7 जो है वो सब इंटरवल बन रहे थे। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो ये वाले जो दो हैं ये 2 बन जाएंगे, ये 2 सब इंटरवल यहाँ पे हो जाएंगे। इसका मतलब 8 सब इंटरवल हो जाएंगे, सब इंटरवल की तादाद ज्यादा हो जाएगी। और इसके अंदर पिछली सारी पार्टीशन जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है, वो इसके अंदर सारी पार्टीशन आ रही है। डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये पॉइंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन सारी की सारी पार्टीशन जो P है वो इसके अंदर आनी चाहिए। तो P स्टार जो है वो हमने कहा कि एक पार्टीशन है। फर्ज करें कि मैं इसको कह रहा था कि ये जो P पार्टीशन है ये x7 तक थी। P पार्टीशन जो है ये कहाँ तक थी, या जब हम गए थे तो ये x7 तक थी, लेकिन अब हमने सिर्फ एक ही बढ़ाया, जरूरी नहीं एक, कम अज कम एक बढ़ाना है, ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। तो P जो P स्टार है, अब P स्टार के अंदर एक हमने पॉइंट और ले लिया है। तो अगर एक पॉइंट और लिया है तो फिर ये कितने हो जाएंगे, x8 हो जाएंगे। तो ये x8 या x9 या x10 11 जितने भी इससे ज्यादा होंगे, ये एक्चुअली जो P पार्टीशन है उसकी ये रिफाइनमेंट होगी। हमने इसमें एक पॉइंट, एटलीस्ट एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिया है इसके अंदर। एवरी पॉइंट ऑफ P इज द पॉइंट ऑफ P स्टार। तो हर पॉइंट P जो है P स्टार का पॉइंट है। P स्टार इज सेड टू बी रिफाइनमेंट ऑफ P। तब हम P स्टार को कहेंगे ये रिफाइनमेंट है। इसका क्या फायदा होगा, जो पहले हमारे पास जो इंटरवल था उसने जितना भी लोअर सम अगर लिया
तो लोअर सम जितना भी लिया, जितने पार्ट का हमने लोअर सम लिया, अगर हम उसके नंबर ऑफ पार्ट से इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली ज्यादा रिफाइन रिजल्ट आता है। यानी अगर आपने लोअर सम जो है वो ले रहे हैं या अपर सम ले रहे हैं तो उसका रिफाइनमेंट जो है वो डेफिनेटली उसका आंसर जो है वो हमें अच्छा देती है। मैं थोड़ा सा आपको फिर ये समझाने लगा हूँ। ये यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ। फर्ज करें ये एक ग्राफ है, तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं। ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा, मैं सिर्फ ये इतना ही ले रहा हूँ। ये अगर आप गौर करें तो इसकी जो हम पार्टीशन लोअर सम लेंगे तो ये एक होगा लोअर सम, इसमें ये वाला हिस्सा सारा ही आएगा, ये लोअर सम सारा ही होगा ये वाला। और यहाँ से अगर हम लेंगे तो ये भी लोअर सम में सारा नीचे वाला हिस्सा होगा। इसका मतलब है कि जो हमारे पास हिस्सा जो इसके लोअर सम के अंदर एक्चुअली लिमिट इंटीग्रेशन का नहीं आया, वो एक तो ये वाला हिस्सा है थोड़ा सा यहाँ पे है, और एक ये सारा हिस्सा है, ये सारा हिस्सा इसके लोअर सम में नहीं आया। तो जो लोअर सम का आंसर है वो एक्चुअली ये है जो हमें नजर आ रहा है। ये मैं इसको जब लिख देता हूँ, ये लोअर सम का आंसर बेसिकली ये और ये इस तरह से ये इतना है। अगर हम क्या करते हैं, अब मैं इसका जो है वो पार्टीशन एक इसमें जो पॉइंट है वो इंक्रीज कर देता हूँ। फर्ज करें कि हम इसके अंदर मैं इसके अंदर एक पॉइंट ये इंक्रीज कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट इसका इंक्रीज किया तो ये इसके ऊपर वाला पॉइंट आया। जब लोअर सम लेंगे ये आएगा और इसका फिर ये आएगा। तो आप जरा नोट करें कि पहले तो ये ऊपर वाला जो तकरीबन हिस्सा है सारा ही खाली नजर आ रहा था। इट मींस कि ये हमारे आंसर में शामिल नहीं था। लेकिन अब जब एक पार्टीशन ज्यादा की तो ये हिस्सा इसके अंदर इंक्लूड हो गया। इसका मतलब है एरर रिड्यूस हो गया। तो ये जब एक हमने ऐड किया तो इससे पहले वाली जो पार्टीशन थी उसके मुकाबले में ये भी पार्टीशन है। रिफाइनमेंट इज आल्सो पार्टीशन, ये भी पार्टीशन है। लेकिन जिस पी की पार्टीशन में हमने इजाफा कर दिया पॉइंट्स का, तो वो उस पहले वाली पार्टीशन जो है उसकी रिफाइनमेंट बन जाती है। यानी इससे क्या होगा, जो लोअर सम होगा वो बढ़ जाएगा। और लोअर सम का इंक्रीज करना असल में हमारे लिए एडवांटेज है, क्योंकि लोअर सम हमेशा आंसर एक्चुअल से छोटा देता है। जब हम उसको इंक्रीज करेंगे तो वो एक्चुअल से छोटा ही रहेगा फिर भी, लेकिन उसके करीब होता जाएगा। और इसी तरह अपर सम जो होता है वो आंसर बढ़ा देता है, और अपर सम की रिफाइनमेंट उसको डिक्रीज करेगी। तो ये इसके अंदर जो है ये चीजें हैं जो कि आप लोग इसको ध्यान में रखें। जी बेटा, इसके बाद जो है वो कॉमन रिफाइनमेंट क्या है, लेट P1 एंड P2 बी टू पार्टीशंस ऑफ A, B। यानी हमने जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पहले हमने A, B की एक पार्टीशन बनाई, उसका नाम P1 रखा। फिर हमने एक और पार्टीशन बना ली, कोई और पार्टीशन, उसका नाम हमने P2 रखा। उसके अंदर ये पॉइंट्स जो हमने कट लगाए हुए हैं ये भी कहीं और हैं, जो एन अदर पार्टीशन है। देन अ पार्टीशन P स्टार इज सेड टू बी देयर कॉमन रिफाइनमेंट। तो हम P स्टार को दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट कहेंगे कब, इफ P1 यूनियन P2, अगर उन दोनों पार्टीशंस को का यूनियन लें तो वो P स्टार जो है उसके इक्वल आ जाए, तो फिर P स्टार जो होगी वो एक्चुअली रिफाइनमेंट होगी। अब देखिए ना, इस चीज को भी अगर आप गौर करें तो इससे हम क्या ये रिजल्ट नहीं लिख सकते कि P1 इज अ सबसेट ऑफ P स्टार, क्योंकि यूनियन जो होता है ये हमारे पास जो है यूनियन का मेंबर जो होता है वो दूसरे का स्टार, ये यूनियन है, ये एक सेट का जो है सबसेट होगा। P1 is a subset of P star, इसी तरह P2 is a subset of P star। तो यही डेफिनेशन है कि अगर कोई भी पार्टीशन P स्टार का सबसेट है तो उसको रिफाइनमेंट कहेंगे। तो ये कॉमन रिफाइनमेंट क्या होगी, अगर दोनों सेट्स का यूनियन जो है वो P स्टार बनाती है तो तब हम इसको जो है वो कॉमन रिफाइनमेंट कहेंगे। तो ये आगे इस्तेमाल होगी रिफाइनमेंट। उम्मीद है आप लोग जो है वो समझ गए होंगे कि जो किसी भी पार्टीशन की रिफाइनमेंट एक्चुअली पार्टीशन ही होती है, लेकिन वो वाली पार्टीशन होती है जो पहले वाली पार्टीशन के मुकाबले में ज्यादा अच्छे हमें रिजल्ट्स देती है। बेसिक मकसद इसका ये होता है। लेकिन पार्टीशन ये वो होती है जिसमें हम कोई ना कोई पिछली वाली पार्टीशन सारी की सारी उसके अंदर जो है वो आ रही होती है। तो उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करे होंगे। बाकी इंशाल्लाह जो है इसका हम रिमेनिंग जो है वो बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आप लोगों का गौर से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।